नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह शिक्षण के सूत्र पर बात करेंगे और इस साथ ही साथ बात करेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग। तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से दोस्त बात किया जाए तो हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हम सभी सीखेंगे, बेहतर करने की कोशिश रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो शिक्षण के सूत्र पर आधारित, और इस साथ ही साथ बात करें जो माइक्रो टीचिंग है इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आप सभी के पेपर क्लियर से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान देंगे, इसमें बात किया जाए तो एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें आपको मिलेगा 1 साल की वैधता के साथ यह क्लासेस प्रोवाइड होंगी और 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी और 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन थी हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में दोस्त, तो सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। मित्र, बात किया जाए तो हम सभी देखेंगे जो शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र इसे देखने वाले हैं। शिक्षण सूत्र का जनक बोला जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर या कमेनियस को माना जाता है। कोई दोस्त अगर कहे, आपसे पूछे कि भैया भाई साहब बताइए जो शिक्षण का सूत्र है, और या फिर बात किया शिक्षण का सूत्र किसने दिया है, तो आप कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर या एवं कमेनियस के द्वारा इसे दिया गया है। उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित निम्नलिखित 11 शिक्षण सूत्रों को वास्तव में शिक्षण सूत्रों की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं और साथ ही साथ बात करें कमेनियस हैं, इन्होंने शिक्षण के सूत्र के बारे में बताया और 11 प्रकार के शिक्षण सूत्रों पर उन्होंने बातें की। तो इस शिक्षण का सूत्र बात करें तो 11 शिक्षण के सूत्र होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से जो शिक्षण सूत्र हैं वह कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो जिसने इन्होंने बताया है। तो पहला शिक्षण सूत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, सरल से जटिल की ओर। मतलब उन्होंने बताया भैया कि शिक्षण सूत्रों के माध्यम से क्या होता है कि चीजों को सरलतम तरीके से बच्चे के सामने रखने का प्रयास किया जाता है, सिखाया जाता है। जो सरल से कठिन की ओर, मतलब बच्चे को पहले सरल चीजें बताएं फिर इसके बाद कठिन बताएंगे। तो इसका मतलब है पहले सरल अवधारणाओं को और बाद में जटिल अवधारणाओं को समझाना, जैसे पहले वर्ड फिर शब्द फिर वाक्य रचना। तो कहीं ना कहीं बात करें, जैसे आप कोई चीज पहले क्या करेंगे बच्चों को, पहले सबसे पहले बात किया जाए अगर हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम वर्ड सिखाएंगे, फिर क्या सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, फिर इसके बाद वाक्य रचना सिखाएंगे कि भैया कैसे सेंटेंस को हम डिजाइन करेंगे। साथ ही साथ बात करें ज्ञात से अज्ञात, एक शिक्षण का सूत्र आपके सामने है, ज्ञात से अज्ञात। क्या होता है ज्ञात से अज्ञात? इसका मतलब है जो आपको पहले पता है, जो ज्ञात है उसके पहले उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को जो चीजें ज्ञात है उसके बारे में बताएं, फिर अज्ञात की तरफ ले जाएं। तो ज्ञात से अज्ञात कहता है पहले वह तथ्य बताएं जो बालक पहले से क्या करता है, जानता है, और उसी के सहारे वह ज्ञात करवाए जो उसे वह पहले से नहीं जानता है। जैसे बात किया जाए कि तीन किताबों का दाम बताकर तीन किताबों का दाम बताकर किताबों का दाम बताना। ध्यान देंगे, जैसे बच्चों से पूछ लिया गया कि बेटा देखो एक किताब का दाम 5 रुपए है, ठीक है, तो पहले तो उसे बताया गया एक किताब का दाम 5 रुपया ज्ञात है, तो 10 किताबों का दाम कितना होगा, तो कह देगा भैया 50 रुपये होगा। तो इस तरीके से बात किया जाए तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ सिखाने की कोशिश रहेगी। आगे बात करेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, या इसे हम बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पहले कहीं ना कहीं मूर्त का मतलब होता है बड़े भाग, जो आपके सामने दिखाई दे रहा बच्चे के सामने। अमूर्त का मतलब जो बच्चे के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। और बात किया स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब छोटा। कहीं ना कहीं वही बात किया जा रहा है कि मूर्त का मतलब एक तरीके से परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है स्थूल के, और जो अमूर्त का मतलब लिया जा रहा है सूक्ष्म से। तो कह रहा है भैया जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे सबसे पहले बालक में जो मूर्त हो, मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे के सामने बच्चे को दिखाई दे, दिख सके, उसे बताएं, और उससे क्या करें, उससे जोड़कर वे तथ्य भी समझाएं जो दिखाई क्या नहीं पड़ रहा है या अमूर्त है। मतलब सबसे पहले मतलब यह करने का कोशिश कीजिए, तो मतलब जो बच्चे के सामने दिखाई दे रहा है उसके बारे में पहले बताएंगे, जो बच्चे के सामने नहीं दिखाई दे रहा फिर बाद में बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें, मित्र से शुरुआत करके मित्रता जो अमूर्त है समझाने का प्रयास करें। जैसे बताएं भैया मेरे मित्र ये हैं, अब मित्रता का मतलब समझाने की कोशिश कीजिए। मित्रता का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो साथ रहे, खड़े रहे, कोई चीज दुख दर्द सुख
सब में खड़ा रहे। तो इस तरीके मित्रता के बारे में बच्चे के बारे में मित्रता के बारे में बच्चों को बताएं। तो पहले बताएं भैया मित्र ये तो होते हैं, मित्र क्या मतलब होता है, मित्रता कैसे निभाई जाती है, इसके बारे में बताएं। तो एक तरीके से मित्र दिखाई दे रहा है, मित्रता उसके बारे में बता दें। अगर आप प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक शिक्षण का सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भैया जो सबसे पहले हम क्या करें, जो पहले जो बच्चे के सामने दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष रूप से पता है उसे पहले बताएं, फिर अप्रत्यक्ष की तरफ ले जाएं। कारण निचली कक्षाओं में सबसे पहले वे प्रश्न पूछे जाएं जो सीधे क्या हो, विषय वस्तु से सीधे जुड़े हों। तो कहीं ना कहीं कह रहा भाई जो हम बच्चों को सिखाएं सबसे पहले वह जो हूबहू, जैसे अगर कोई चीज एकदम टू द पॉइंट चीजें प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को पता है उसके बारे में बता दें। विषय वस्तु जो सीधा रूप से जुड़ा हो, तो जो सीधा जुड़ा होगा वो प्रत्यक्ष होगा। और फिर बाद में क्या समझाए, फिर समझ विकसित करने के लिए अप्रत्यक्ष जो है प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे पूछा जाए कि रेस में कौन जीता, या क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा, या अप्रत्यक्ष है। जैसे आपने सुना होगा दोस्त कि जो खरगोश है और कछुआ है, इसके बारे में आप कहानी सुने होंगे। तो कहानी में क्या होता है कि जो कछुआ जीत जाता है। अब कछुआ जब जीतता है तो इससे आप क्या सीखे, तो इससे यही सीखेंगे कि भाई साहब जो आप निरंतर मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाओगे। आप बहुत तेजी से चीजें करते हो लेकिन कहीं ना कहीं रुकते हो, बीच में ठहराव लाते हो तो आप पिछड़ जाओगे। तो इसका मतलब है कि इसी प्रकार से बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट आगे बात किया जाए दोस्त, अनिश्चित से निश्चित की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि निश्चित से अनिश्चित होता है कि निश्चित से अनिश्चित होता है कि अनिश्चित से निश्चित होता है। तो आप कहेंगे अनिश्चित से निश्चित की तरफ होता है। जो पहले आपको पता ना हो वहां से लेकर जब जहां पता हो, निश्चित हो, उधर की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे शुरुआत में बच्चा या नहीं समझ पा रहा है कि वह 5 खिलौने में से कौन खरीदे, अनिश्चित है। लेकिन वह जब वह 5 खिलौने में से किसी एक का चयन कर लेता है तो क्या कहलाता है, वह अनिश्चित से निश्चित की ओर कहा जाता है। जैसे दोस्त बात किया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे आप देखते होंगे अनिश्चित से निश्चित का मतलब इतना समझिए, जैसे आपके पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन हुए, 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन तो ऐसा है नहीं कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें से जो निश्चित से अनिश्चित से निश्चित, आपको पता तो है नहीं कौन सा चुनना है या कौन सा इसमें से होगा। जब आपको एक किसी निश्चितता की तरफ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, तो किसी निश्चित ऑप्शन को आप अपने हिसाब से चुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीजें कहने का मतलब कह रहा है कि जैसे 5 खिलौने हैं, कोई चीज आप लेने जा रहे हो, पहले कोई चीज बताने जा रहे हो, तो 5 में से कोई जो आपको अच्छा लगे वह आप चीजें चूज कर लो खिलौने को। तो अनिश्चित से निश्चित की तरफ करा कि यह वेरी इंपॉर्टेंट या भी है। जो छठवां दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या विशिष्ट से समान होता है या सामान्य से विशिष्ट, या पूछा जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि सामान्य से विशिष्ट क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कह देंगे विकास के सिद्धांत होते हैं। क्या है, विकास के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत होते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर आपसे कहे कि विशिष्ट से सामान्य क्या होता है, तो आप कहेंगे शिक्षण का सूत्र होता है। विशिष्ट से सामान्य क्या होता है, वह क्या होता है, वह भैया बात करें, वह आपका शिक्षण का सूत्र होता है। इससे आप ध्यान देंगे, शिक्षण के सूत्र बोले जाते हैं। मतलब किसी बच्चे को अगर हम कुछ सिखाना है, किसी बच्चे को हम कोई चीज सिखानी है हमें, तो हम क्या सिखाएंगे, सबसे पहले उसे उसमें से स्पेसिफिक कोई चीज सिखाएंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, बच्चे को सामान्य की तरफ ले जाएंगे। जैसे आप कभी कभी देखते हैं, जैसे आपको समझाना हुआ कि एक नींबू का पौधा है, एक आम का पौधा है, बच्चे के सामने ले गए, आप क्लास में बच्चे के सामने ले गए। अब बच्चे से पूछे बेटा ये बताओ कि इसमें जो है, जो आम का पौधा है और नींबू का पौधा है, इसमें आपको क्या लगता है, कौन से कैसे आप पहचानोगे, क्या इसमें आपको अलग लग रहा है। तो पहले आप तो स्पेसिफिक बताओगे ना, पहले आप विशिष्ट बताओगे। पहले तो है नहीं कि कोई सामान्य चीजें बताओगे। सामान्य चीजें में यह होगा कि दोनों की पत्तियां हरी हैं, तो पहले बता दोगे। तो बच्चा कहेगा गुरुजी ये बताइए इसमें क्या आपने अलग बता दिया, हमको भी पता है कि पत्तियां हरी हैं, लेकिन जब आप बताओगे देखो बेटा इस पेड़ में, नींबू के पेड़ में कांटे होते हैं, और बात किया जाए आम के पौधे में जो कांटे नहीं होते हैं, कहेंगे पत्तियों की बात बताएंगे, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं नींबू के, वही आम के पत्ते जो लंबे होते हैं। इस तरीके से पहले स्पेसिफिक, पहले विशिष्ट चीजें बता देंगे तो बच्चा आपकी बातों को समझ जाएगा। इसीलिए विशिष्ट से समान होता, ना कि सामान्य से विशिष्ट।
तो कहेंगे शुरुआत में कई वस्तुओं के ऐसे गुण बताना जो उन्हें एक दूसरे से क्या करे, अलग करे, जिसे हम कहेंगे विशिष्ट। मतलब दूसरे से, एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो अलग होगा। पहले हम विशिष्ट बताएंगे, जैसे आम के वृक्ष में कांटे ना होना, जबकि नींबू के वृक्ष में कांटे होना, लेकिन अंत में समान गुण बताना कि दोनों में पत्तियां और जड़ें क्या है, समान रूप से मौजूद होते हैं। मतलब दोनों में पत्तियां पाई जाती हैं, दोनों में जड़ें पाई जाती हैं, तो ये तो सामान्य चीजें हैं। इसलिए बच्चा कहेगा सही सर जी, आपने बहुत अच्छे बताया कि देखिए आम के पौधे में जो कांटे नहीं होते और जो नींबू के पौधे में कांटे होते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा। आगे दोस्त बात करेंगे, सातवां आपके सामने है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। यह भी इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण से संश्लेषण होता है, ना कि संश्लेषण से विश्लेषण। एग्जामिनर कई बार पूछा है कि भैया संश्लेषण से विश्लेषण होता है कि विश्लेषण से संश्लेषण होता है, तो आप कह देंगे भैया कि आपका जो होगा वह विश्लेषण से संश्लेषण होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टुकड़े में तोड़ेंगे, फिर हम संश्लेषित करेंगे। पहले विषय वस्तु के अंगों को विभाजित करके अलग अलग समझाना, बाद में समान निष्कर्ष निकालना या जोड़ देना। बाद में क्या करना, समान निष्कर्ष निकालना या फिर जोड़ देना। जैसे बात किया जाए तो पहले जैसे आप बात करते हैं, जैसे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, अलग अलग समझाना, या फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन आदि को अलग अलग समझाना, लेकिन वाक्य रचना में सभी को शामिल कर लेना। देखिए दोस्त, क्या इसका कहने का सेंस क्या है। जैसे बच्चे को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई चीज इंग्लिश की हमें सेंटेंस बतानी है कि भैया सेंटेंस कैसे बनेगा, तो पहले तो बच्चे को हम नाउन बताएंगे, क्या होता नाउन, क्या होता प्रोनाउन, क्या होता एडजेक्टिव, क्या होता एडवर्ब, क्या होता कंजंक्शन, क्या होता इंटरजेक्शन। पहले तो हम बताएंगे इसके बारे में। जब इसके बारे में एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सारी जानेगा बच्चा, नाउन प्रोनाउन जानेगा, तभी तो चीजें कर पाएगा। अब सीधा सेंटेंस लेकर के पूछने लगे कि बेटा ये बताओ कि ये सेंटेंस को लिख दिए, और कभी पूछने लगे भैया नाउन क्या है, इसमें से नाउन क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो जब ऐसे पूछोगे तो बच्चे कहेगा बताओ हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है क्या नाउन होता क्या प्रोनाउन होता, पहले तो हमें डिफिनीशन बताओ, पहले तो हमें ये समझाओ कि होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे। इसलिए दोस्त बात करें, पहले हम क्या करें, टुकड़े में चीजें बताएंगे, फिर उसको संश्लेषित करके बताएंगे, तो बच्चा पहचान जाएगा, सीख जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप दोस्त। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा है कि संपूर्ण से अंश की ओर। तो संपूर्ण से अंश की ओर एक गेस्टार्टवाद एक संप्रदाय है। मनोविज्ञान में क्या चलता है, गेस्टार्टवाद, जो संप्रदाय, जो समग्रवाद भी बोलते हैं। और गेस्टार्टवाद या जो समग्रवाद है, इसके जनक अगर बोला जाए तो कौन होता है, वह मैक्स मर्थिमर होते हैं। कौन होते हैं, मैक्स मर्थिमर होते हैं। और मैक्स मर्थिमर की बात करें तो या कौन थे, कोहलर का शिष्य थे, कोहलर के शिष्य थे। और कोहलर की बात करें तो कोहलर का जो सिद्धांत आप जानते भी हैं, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। तो पहले आपको पता है, तो कहीं ना कहीं जो सूझ या अंतर्दृष्टि वाला सिद्धांत है, जो गेस्टार्टवाद कहता है कि समग्रता पर जोर देता है, होल पर, संपूर्णता पर जोर देता है। वह कहता है कि कोई चीज हमारे सामने समस्या अगर आती है तो पहले हम समस्या की क्या करते हैं, पूरी समस्या जानते हैं, समझते हैं, भाई वाकई में समस्या है क्या। जब हम समझ जाएंगे समस्या यही है, फिर उसका हम क्या करें, निराकरण करने की कोशिश रहेगी। इसीलिए दोस्त बात करें तो संपूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले संपूर्ण जान जाएंगे, पहले समग्र बातें समझेंगे, फिर उसको एक एक टुकड़े में सॉल्व करने की कोशिश रहेगी। इसीलिए कहता है कि जो गेस्टार्टवाद है वह पूछा गया है कई बार कि किस शिक्षण के सूत्र पर कार्य करता है। तो आप सीधा कहेंगे भैया जो गेस्टार्टवाद है यह संपूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण का सूत्र है उस पर वर्क करता है। और ऐसा भी कभी कभी पूछा गया कि संपूर्ण से जो अंश का शिक्षण का सूत्र है यह किस पर आधारित है, तो इस तरीके से आप कहेंगे गेस्टार्टवाद पर। तो करे पहले पूरी, करे क्या कर रहा है, पहले पूरी क्या करें, विषय वस्तु एक बार समझाएं। बच्चों क्यों क्या करें, सबसे पहले पूरी विषय वस्तु को संपूर्ण, पहले जो आपको मान लीजिए फिजिक्स पढ़ाना है या मैथ पढ़ानी है, अब पहले तो हम बता देंगे बेटा देखो आपकी जो जिस क्लास में बच्चा है, पहले आप फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी मैथ के चैप्टर है, पहले उसके बारे में बता देंगे, देखो बेटा हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस पहले बता दें, फिर उसको एक एक टुकड़े में बताएं, तो बच्चा समझेगा कि भाई हाँ वाकई में मुझे इतना 8-10 जो चैप्टर इसको हमारे सिलेबस में है, इसके बाद हम एक एक चैप्टर एक एक टाइम पर, जब जब चैप्टर का टाइम होगा तब तो हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बात करें तो करा इसमें ध्यान देंगे, पहले विषय वस्तु एक बार समझाए, फिर उसके विभिन्न अंगों पर एक एक करके क्या करें, चर्चा करें। तो यही तो मैंने आपको बताया। जैसे दोस्त बात किया जाए
संपूर्ण फिल्म देख लेने के बाद इसके संगीत, पटकथा, पात्रों पर अलग अलग क्या करें, चर्चा करें कि भाई साहब पहले तो आप पहले फिल्म देखेंगे तभी तो बताएंगे जी जो एक्ट्रेस है इसमें कैसा रोल की है, एक्टर है कैसा रोल किया है, प्रोड्यूसर ने कितना अच्छा से फिल्म बनवाया है, वहाँ पे आपका जो डायरेक्टर है किस तरीके से इसको चीजें डायरेक्ट किया है, ये सभी तो तभी तो पता चलेगा। जो आपका जो एक तरीके से जो गुंडा उंडा वाला रोल निभाते हैं उसमें जो खलनायक वाला रोल तो कैसे किया है, कैसा अच्छे से भागीदारी अपना कर पाया कि नहीं कर पाया, रोल कर पाया कि नहीं। तो पहले तो हम फिल्म देखेंगे ना, पहले तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या कौन किसमें किस तरीके से कार्य किया है दोस्त। इसलिए बात करें संपूर्ण से अंश की ओर या शिक्षण का सूत्र या भी है, इस बात को ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति का अनुसरण। क्या है दोस्त, प्रकृति का अनुसरण। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कहता है सब तो ठीक है, चलिए यह कहता है शिक्षण का सूत्र कहता है कि प्रकृति का, जैसे प्रकृति ने बनाया है चीजें, प्रकृति के बनाए हुए चीजों के हिसाब से हम चलेंगे। अगर प्रकृति के बनाए हुए हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस वजह से नहीं समझ में आएगा क्योंकि प्रकृति ने ही सबको क्या किया है, इस धरती पर लाया है। भाई प्रकृति ने सबको लाया तो कहीं ना कहीं जब तक व्यक्ति में परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक एक तरीके से वातावरण से अपना एडजस्ट, अपना वंशानुक्रम से आदमी एडजस्ट नहीं करेगा अपने आप को, तब तक वह कैसे सीख पाएगा। तो जब तक एनवायरनमेंट से चीजें मैनेज नहीं करेगा तो नहीं सीख सकता। उसी प्रकार से बात करें प्रकृति का अनुसरण, जब तक आप प्रकृति का अनुसरण नहीं करते जाओगे, प्रकृति ने जैसे जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए सारे सीरीज डेवलप्ड किए हैं, बताए हैं कि ऐसे ऐसी चीजें चलनी है, ऐसे ऐसे आपका विकास होगा, ऐसे सारी चीजें होने वाली हैं, तो तभी तो आपका चीजें सीख पाएंगे। इसलिए कह रहा शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों के बौद्धिक स्तर, जो बच्चे का जो मेंटल जो लेवल है, और साथ ही साथ बच्चे का जो एज है, उम्र है, ग्रहण शक्ति है आदि के अनुरूप क्या करे, शिक्षण कार्य करे। मतलब जब जिस एज का बच्चा है, मतलब छोटे एज का बच्चा है, अब बच्चा क्लास 5th का बच्चा है, क्लास 10 की चीजें बताएंगे तो दिक्कत हो जाएंगी ना, क्लास 2 का बच्चा है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार से बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति का अनुसरण है, वह प्रकृति के अनुसरण की बात किया जाए तो जब बच्चों को सिखाएं तो प्रकृति के अनुसरण के हिसाब से सिखाएं। आगे दोस्त बात करेंगे जो आपके सामने मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो मनोवैज्ञानिक से तार्किक ओर कहीं ना कहीं व्यवहार से आपको एक तरीके से तर्क की तरफ ले जा रहा है। शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों में रुचियां, तत्परता, जिज्ञासा आदि पैदा कर ले, फिर विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत करे। कहीं ना कहीं बच्चे जो आपका मनोवैज्ञानिक कारक है, इसमें कहता है कि जैसे बच्चे में इंटरेस्ट पहले पहले पैदा कर लें, बच्चे में जो मतलब इंटरेस्ट रुचि पैदा कर लें बच्चे में, साथ ही साथ बच्चे में तत्परता ला दें, बच्चे में जिज्ञासा ला दें। जब इन सभी चीजें आ जाएंगी, तत्परता, रुचि, जिज्ञासा, तो सीधा सा मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं उसमें जब ये सारी चीजें पैदा हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं बच्चा विषय वस्तु को क्या कर पाएगा, एक क्रमबद्ध और तार्किक रूप से क्या कर पाएगा, उसे प्रस्तुत कर सकता है या तार्किक रूप से चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। बच्चे को मतलब तार्किक रूप की तरफ ले चलिए। बात करेंगे अनुभव से मुक्ति की तरफ। अनुभव से क्या होगा, मुक्ति की तरफ। कहीं ना कहीं बच्चे को पहले क्या करें, पहले अनुभव से किधर ले चलेंगे, उसे बात किया जाए कहीं ना कहीं नियम की तरफ। अनुभव से नियम की तरफ, मुक्ति का मतलब कहीं ना कहीं नियम की तरफ ले जाएं। तो करा कि भाई साहब निजी अनुभव को सिद्ध करके सिद्धांत तक पहुंचाना क्या गलत है, अनुभव से मुक्ति की तरफ। जैसे न्यूटन के लिए सेब का गिरना क्या था, न्यूटन के लिए सेब का गिरना, भाई हमारे सामने भी सेब गिरा रहा होगा या किसी के सामने, हर व्यक्ति के सामने सेब गिरता है, चीजें होती हैं, क्या कभी आप सोचते हैं क्या, नहीं। तो पहले क्या है, अनुभव कहीं ना कहीं न्यूटन ने किया रहा होगा। उसी तरह बात करें निजी अनुभव के बाद, जो न्यूटन के सेब का गिरना निजी अनुभव था, इस पर प्रयोग करके क्या निकाला उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला या दिया, या क्या है, एक युक्ति है, इसे कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कभी आप सोचते हैं क्या क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी युक्ति की तरफ आप कहीं ना कहीं इस तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं अनुभव से युक्ति की तरफ ले जाने की कोशिश रहेगी और इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो अनुभव से क्या, युक्ति की तरफ। तो युक्ति का मतलब कहीं ना कहीं सिद्धांत की तरफ ले जाने की कोशिश रही। तो 11 जो आपके शिक्षण सूत्र थे, इससे आपने देखा
11 शिक्षण के सूत्र मैंने आपको बताया, हर्बर्ट स्पेंसर कम्युनिस्ट के द्वारा बताया गया था दोस्त। जो आपके शिक्षण के सूत्र हैं, इसमें कुछ शिक्षण के सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे विशिष्ट से समान है, जो आपका विश्लेषण से संश्लेषण है, यह भी पूछा जाता है। एक तो यह हो गया, एक विशिष्ट से समान हो गया, एक विश्लेषण से संश्लेषण हो गया। ये सारी चीजें बहुत बार पूछी गई, एग्जामिनर कब बहुत बार पूछता कि बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज होकर गलती कर देंगे। तो आपके सामने कुछ शिक्षण के सूत्र हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, इससे आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। कारण निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं है। करा सरल से जटिल की ओर, कर अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा, क्या इसमें से राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, आप बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्त, बताएंगे आप सभी। तो आप जानते हैं इसमें से क्या नहीं होगा। सरल से जटिल तो मैंने बताया दिया तो सही है, अनिश्चित से निश्चित मैंने बताया कि अनिश्चित से निश्चित होता ना कि निश्चित से अनिश्चित होता है, इसका मतलब यह भी सही है। दृश्य से अदृश्य होता है, यह भी सही है। कहीं ना कहीं निगमन से आगमन नहीं होता है, आगमन से निगमन होता, क्या होता है, आगमन से निगमन होता, आगमन से निगमन की तरफ होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है। यही क्या है, शिक्षण सूत्र गलत है और गलत हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, आगे बात करें सेकंड नंबर के लिए। कारण निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। करा कौन सा उपयुक्त नहीं है। करा कि वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों का रिकॉर्ड या दर्ज करना, कर रेखाचित्र बनाना, कर वास्तविक अनुभव प्रदान करना, या अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। दोस्त इसमें बताएंगे क्या राइट होगा जी, इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कारण निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्त आप जानते हो वस्तुओं के प्रेक्षण या अवलोकनों का रिकॉर्ड करना, ये तो सही है, बच्चा कर सकता है, रेखा चित्र भी बना सकता है, वास्तविक अनुभव प्रदान भी कर सकता है, लेकिन अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये चीजें अभी बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, और इसी तरीके से अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना जो चीजें दिक्कत हो जाएंगी बच्चे को। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे थर्ड नंबर के लिए। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। अब बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, किस तरीके से बच्चा सही तरीके से सीखता है। क्लास 1 और क्लास 2 का कोई बच्चा है, वह किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। आपको तो लग ही रहा होगा, अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखता है। अमूर्त अनुभव अभी चीजें नहीं कर सकता, छोटी एज का बच्चा नहीं होगा, तो आपका किस हिसाब से सीखेगा, वह मूर्त अनुभव से शीघ्रता से सीखता है। पढ़कर सीखना, ये सब लिख कर सीखना, ये सेकेंडरी हो जाएंगी। सबसे मेन जो होगा वह मूर्त अनुभव से सीखेगा। जी दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह आरो कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे हम दोस्त बात करेंगे जी, जो आपके सामने या तो जो प्रश्न थे वह थे क्या दोस्त, बात की जाए शिक्षण के सूत्र से। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम माइक्रो टीचिंग या जिसे बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण पर बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग आपके पेपर में पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग है क्या, वाकई में यह पेपर में पूछा गया है, इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करें 1960 ईस्वी के आसपास, 1960 ईस्वी के आसपास बात करें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इस माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की जाती है। मतलब शब्द आया है 1960 के आसपास। इसके बाद 1961-62 के आसपास बात करें तो इस जो माइक्रो टीचिंग या जिसे सूक्ष्म शिक्षण है, यह शब्द दिया गया था किसके द्वारा, डब्ल्यू एलन के द्वारा। तो बहुत अच्छे से सीखेंगे और कुछ प्रश्न भी इससे संबंधित करेंगे जो आपके पेपर में चीजें पूछी गई हैं। तो बात करेंगे हम सभी सूक्ष्म शिक्षण की। बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1960 के बाद अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है उसी में हुई। बात करें वहीं से शुरुआत हुआ, कब, 1960 के आसपास। इसकी शुरुआत का श्रेय सबसे पहले कीथ एचिसन और ब्रूस को, 2 व्यक्ति होते हैं, कीथ एचिसन और ब्रूस की बात करें, ये सबसे पहले जो है माइक्रो टीचिंग के
मतलब माइक्रो टीचिंग पर इन्होंने वर्क किया। तो माइक्रो टीचिंग शब्द नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले इनका श्रेय जाता है कीथ एचिसन और ब्रूस को। अंत में डी डब्ल्यू एलन की बात करें को जाता है। कहीं ना कहीं जो डी डब्ल्यू एलन है या माइक्रो टीचिंग के बारे में बताते हैं बाद में। आगे बात किया जाए, इसकी शुरुआत 1961 के आसपास, 1961 के आसपास बात करें, आसपास बात किया जाए, आसपास और एचिसन और बुश के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसे सूक्ष्म शिक्षण शब्द सूक्ष्म शिक्षण नहीं कहते हैं। मतलब 1961 के आसपास बात करें, इसे दिया गया केथ एचिसन के द्वारा, लेकिन बात किया जाए यह इसे माइक्रो टीचिंग तब नहीं बोला जाता है, इस बोला गया था। इसे सारे पॉइंट को ध्यान देंगे, ये सारी चीजें पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले कीथ एचिसन के द्वारा, कीथ एचिसन बुश के द्वारा जो शुरुआत की जाती है, वैसी बात किया जाए। इसके बाद डब्ल्यू एलन आते हैं, जिसे सूक्ष्म शिक्षण का जनक बोला जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे 1963, क्या बात करें 1963 में, 1963 में पहली बार एलन, सबसे 1963 में पहली बार एलन ने सूक्ष्म शिक्षण क्या दिया, शब्द का प्रयोग किया। इसलिए कई विद्वान इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें इसका जनक मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो 1963 ईस्वी जब आया, तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यू एलन थे, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर थे डब्ल्यू एलन, इनके द्वारा माइक्रो टीचिंग के बारे में बताई जाती है। तो भारत में पहली बार सूक्ष्म शिक्षण का श्रेय अगर आपसे पूछे, देखिए वर्ल्ड लेवल पर तो आपने समझ लिया किसके द्वारा दिया गया, डब्ल्यू एलन के द्वारा। लेकिन अगर जैसे बात किया सबसे पहले कीथ एचिसन ने चालू किया था, उसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग सबसे पहले भारत में बात किया जाए तो वह श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर डी तिवारी को जाता है। कि प्रोफेसर डी तिवारी की बात करें तो ये जनक नहीं बोले जाते माइक्रो टीचिंग में भारत में, करा कि जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर शाह और बीके पासी जैसे विद्वानों ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए। कहीं ना कहीं बात करें तो जो बीके पासी हैं या भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक के रूप में माने जाते हैं। किसके रूप में माने जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जनक के रूप में माने जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। करा कि अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण की अगर दोस्त बात किया जाए तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसके द्वारा लाया गया था, तो एनसीईआरटी ने तय किया, एनसीईआरटी के द्वारा आया। और एनसीईआरटी के द्वारा जो तय किया गया उसमें बीके पासी को, जो इंदौर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे बीके पासी को एनसीईआरटी के साथ मिलकर के जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान इनके द्वारा दिया गया। अगर आपसे कोई कहे कि सूक्ष्म शिक्षण की बात किया जाए, सूक्ष्म शिक्षण जो भारत में आया, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, तो किसके द्वारा तैयार किया गया है सूक्ष्म शिक्षण, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। और एनसीईआरटी और प्लस बीके पासी जी जो मिल करके या सूक्ष्म शिक्षण का टाइम निर्धारित किया था। जो भारत का प्रतिमान है सूक्ष्म शिक्षण का वह निर्धारित किया था, इसीलिए बीके पासी को भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है माइक्रो टीचिंग का। इस बात को ध्यान देंगे, आगे हम कुछ चर्चा करेंगे। आगे दोस्त बात किया जाए तो परिभाषाओं पर देखते हैं, या तो आपके मुख्य बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब डिफिनीशन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं माइक्रो टीचिंग के, उसे हम ध्यान देते हैं। जैसे डी डब्ल्यू एलन की बात किया जाए, डी डब्ल्यू एलन की जब आप बात करते हैं तो डी डब्ल्यू एलन ने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया कि भाई सूक्ष्म शिक्षण एक क्या है, एक सरलीकृत क्या है, एक शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। छोटे आकार वाली जो छोटी क्लास है उसी में क्या की जाती है, क्लास में या कम समय में पूर्ण की जाती है। कौन सी, जो डब्ल्यू एलन के द्वारा ये से माइक्रो टीचिंग को। आगे बीके पासी भी जी अपना एक सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में वह क्या कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण एक क्या है, एक प्रशिक्षण विधि है, एक क्या है, एक ट्रेनिंग मेथड है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, जिसमें बात किया जाए छात्राध्यापक, जिसमें क्या होता है, छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है, किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है। तो आप जानते हैं शिक्षण कौशल है, कई शिक्षण कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल है, आप जानते हैं श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। जो बात किया जाए कई कौशल आपको मैंने पढ़ाया है। तो उसी में बात किया जाए तो बीके पासी जी कहते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक शिक्षण कौशल का एक बार अगर जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक ही बार, जब पहली बार आप करते हैं तो मतलब जब भी करें तो सिर्फ माइक्रो टीचिंग में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात करें तो एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि में
छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, कोई एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटी क्लास वाले बच्चों को, मतलब छोटी क्लास वाले को बच्चे मतलब छोटी, ऐसा ना छोटी क्लास के बाद लो लेवल का, ऐसा नहीं बात है, लेकिन उसमें कम संख्या होगी। छोटी क्लास का मतलब कम संख्या वाले जो क्लास हैं, जैसे बात करें कम से कम 5 से 10 बच्चे, इससे अधिक नहीं रहेंगे, तो उन बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है एक शिक्षण कौशल का इस्तेमाल करते हुए। बीके पासी जी कहते हैं, वही डीडी तिवारी जी, दोनों के डिफिनीशन आपके पेपर में पूछे गए हैं। आगे दोस्त हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख बिंदु है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे बात किया जाए, सूक्ष्म शिक्षण एक क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण विधि है। इसके लिए शिक्षक का जो प्रशिक्षण है, शिक्षक के ट्रेनिंग करवाने की एक विधि बोली जाती है, और इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो कोई कहे कि सूक्ष्म शिक्षण एक क्या है, एक प्रशिक्षण विधि बोली जाती है। इसमें शिक्षकों को निर्धारित कम से कम समय में कोई एक क्या होता है, कोई एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण, कम समय के लिए एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है कि भैया थोड़ी टाइम में, जैसे कम टाइम में आप क्या करो, किसी शिक्षण कौशल का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को पढ़ा दो, कॉन्सेप्ट को सिखा दो। इसमें तुरंत क्या होता है, इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि, जिसे हम बोलते हैं प्रतिपुष्टि का मतलब होता है तुरंत आप फीडबैक प्राप्त कर सकते हो। जैसे टीचिंग कराया कोई टीचर, तो यह ज्यादा बात किया जाए, जो आप डीएलएड करते हो, बीएड बीटीसी करते हो, बीएड करते हो, तो इस तरीके से बीएड बीटीसी, तो उस समय आप देखे होंगे माइक्रो टीचिंग होता है। उसी समय जब माइक्रो टीचिंग होता तो वही करा कि तुरंत आप क्या कर सकते हो, प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त कर सकते हो, तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। और आपने जब बीएड या बीटीसी करते दौरान आपने देखा होगा कि आपके क्लासरूम में जब कभी कभी माइक्रो टीचिंग होता रहा होगा, तो उस समय आपके जो अध्यापक रहते होंगे वो आकर पीछे बैठते थे और कहते थे देखो बेटा एक काम करो, आप जाओ माइक्रो टीचिंग करो, हम देखते हैं। या उनके बाद जब जैसे आप माइक्रो टीचिंग कर देते थे, तुरंत बता देते देखो कहां कहां आपने गलतियां की है, कैसे आपको चीजें सुधारनी है। तो माइक्रो टीचिंग एक तरीके से प्रशिक्षण के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है। बात करें मानवीय पक्षपात से बचने के लिए डिजिटल तकनीक, क्या हो, डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाता है तथा खुद शिक्षक को अपनी प्रतिपुष्टि देने के लिए अवसर दिया जाता है। कहीं ना कहीं यह क्या होता है, जो माइक्रो टीचिंग है एक तरीके से इसमें पक्षपात नहीं हो सकता, क्योंकि कई टीचर एक साथ बैठे होते हैं, क्लास में बच्चे होते हैं, तो जैसा रिस्पॉन्स आता है तुरंत फीडबैक, तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाता है। आगे बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत की बात करें। कुछ सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है, और किसने दिया है, एलन और रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं कि भाई साहब जो सूक्ष्म शिक्षण है ना, वह 5 सिद्धांतों पर काम करता है। अब 5 सिद्धांत क्या क्या है इसे हम देखने वाले हैं, तो ध्यान देंगे भैया। जो पहला आपके सामने दिख रहा है या क्या है, एक वास्तविक शिक्षण है। क्या है, एक वास्तविक शिक्षण बोला जाता है, क्योंकि इसमें बनावटीपन नहीं होता है, इसमें रियलिटी होती है, वास्तविकता होता है, और वास्तविक शिक्षण के रूप में इसे माना जाता है कि आपके वाकई में आप कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हो, आपको ट्रेनिंग देते हुए जो आपके अंदर, कभी कभी आप देखते हो ना, आगे अगर आपको क्लास में कभी एकाएक खड़ा करा दिया जाता है बच्चों के सामने, तो आप हिलने लगती हो। तो कभी जो टीचर, क्या ऐसा टीचर जो बनते हैं वह भी कभी ना कभी डरते रहे होंगे, और जैसे जैसे उनको स्टेज पर चीजें बोलने को मौका मिलता है, धीरे धीरे उसमें हेरिटेशन जो होती है, जो चीजें अपना कहने में डरते हैं, वो धीरे धीरे निकलता जाता है। तो इस तरीके से वास्तविक शिक्षण बोला जाता है किसी माइक्रो टीचिंग को। इसमें शिक्षण की जटिलताओं का कम कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो शिक्षण की जटिलताएं हैं, जैसे जटिलताओं का मतलब है जो अध्यापन करने जा रहा है प्रशिक्षु, जो वह कहीं ना कहीं डरता है, उसमें डर की भावना होती है कि कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए, बच्चे अभी हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जटिलताओं को कम करने के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक समय में किसी एक कौशल पर ही क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है किस माइक्रो टीचिंग में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ एक इसमें कौशल का इस्तेमाल होता है। तो 5 ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर माइक्रो टीचिंग वर्क करता है। इससे अभ्यास प्रक्रिया पर ज्यादा नियंत्रण संभव है। इससे क्या होता है, अभ्यास प्रक्रिया पर ज्यादा नियंत्रण प्राप्त हो पाता है। जैसे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, नियंत्रित होते जाते हैं, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा आ जाती है।
करा कि इसमें परिणाम प्राप्ति तथा प्रतिपुष्टि तुरंत संभव होता है, तुरंत का तुरंत रिजल्ट बता दिया जाता है कि आपने किस तरीके से जो टीचिंग की है, कैसे आपने बताई है। आगे दोस्त बात करेंगे तो आपके सामने एक तो 5 सिद्धांत है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो माइक्रो टीचिंग का चक्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र होते हैं। अगर आपसे कहे सूक्ष्म शिक्षण के कितने चक्र हैं, तो आप तुरंत कहेंगे भैया सूक्ष्म शिक्षण के जो है 6 चक्र होते हैं। कितने चक्र? 6 चरण होते हैं, 6 चक्र होते हैं। वह 6 चक्र आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चक्र क्या कहलाता है? पहले योजना आप बनाते हैं, दूसरे टाइम पर आप क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, तीसरे पर पुष्टि करते हैं, चौथे पर पुनर्योजना बनाते हैं, और पांचवें पर पुनर्शिक्षण करते हैं, फिर क्या करते हैं? पुनर्प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से 6 जो हैं आपके चक्र हैं, 6 चरण हैं। माइक्रो टीचिंग के कितने चक्र हैं आपसे कोई पूछे, अगर एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो आप कहेंगे भैया 6 इसके क्या हैं? इसके चक्र होते हैं, 6 चक्र याद होनी चाहिए। पहले पर योजना होती है, दूसरे पर शिक्षण होता है, तीसरे पर प्रतिपुष्टि होता है, फिर पुनर्योजना बनाई जाती है, फिर पुनर्शिक्षण होता है, फिर से क्या होता है? पुनर्प्रतिपुष्टि होता है। तो इस तरीके से 6 हैं। अब 6 में बात किया जाए तो जो पहले योजना वाला है, जो योजना वाला भाग है, जब ये योजना वाला भाग आपके टाइम में कंट्रोल यूज नहीं होता, जो योजना वाला पार्ट है इसको ऐड नहीं किया जाता है टाइम वाले में। अगर कोई कहे माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है भारतीय प्रतिमान में, तो आप कहेंगे 36 मिनट का। अभी हम आगे बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान में बात किया जाए कितना होता है, कह कि यह प्रतिमान एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें महंगी तकनीक की जगह चर्चाविद का सहारा लिया जाता है। करा कि इसमें प्रतिपुष्टि के लिए विशेषज्ञ लगते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो आपके टीचर हैं, साथ ही साथ या आपके साथी जो साथी बीएड प्रशिक्षु हैं, जो साथी आपके बीएड या डीएलएड प्रशिक्षु वो भी आपके फीडबैक दे सकते हैं। इनकी सहायता ली जाती है फीडबैक के लिए। तो समझ पा रहे हैं? या आपके जो साथी प्रशिक्षु हुआ बता देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया, या आपके टीचर बता देते हैं। इस तरीके से बात किया जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। भारतीय प्रतिमान में बात की जाए, भारतीय प्रतिमान में छात्रों की संख्या कितनी होती है सूक्ष्म शिक्षण में, तो आप कहेंगे 5 से 10 छात्र होते हैं। कितने छात्र होते हैं? 5 से 10 छात्र। तो इसीलिए मैंने बताया था छोटी क्लास, तो पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था छोटी कक्षाओं के लिए या माइक्रो टीचिंग होता है, छोटी कक्षाओं के लिए माइक्रो टीचिंग होता है। तो इसलिए या आपको छोटी कक्षाओं के लिए इसलिए होता है क्योंकि जो हेरिटेशन है धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाए, डरे ना। छात्रों के प्रकार की बात करें, आप छात्रों के प्रकार में कौन कौन होगा जिसे आप पढ़ाओगे, चाहे वास्तविक स्कूल के छात्र हो सकते हैं, या आप अपने बीएड या डीएलएड के छात्र होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपके जब क्लास में बैठे रहोगे तो आपके साथी जो प्रशिक्षु साथी रहते थे वही क्या करते थे, वही आपके सामने होते थे, उन्हीं को पढ़ाते थे, आप किसी कॉन्सेप्ट को सिखा देते हैं। पाठ की अवधि की बात करें तो पाठ की अवधि कितने मिनट की होती है? 6 मिनट की होती है। और छात्र जो कौशलों की संख्या एक बार में सिर्फ एक कौशल, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। कुल समय की बात करें तो 36 मिनट है। यही यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। यूपी टेट 2019 के पेपर में यही पूछा गया था कि भारतीय प्रतिमान में जो सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितने मिनट का होता है। भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का टाइम तो आपसे पूछा गया था कितने मिनट का, तो 36 मिनट का होता दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, वह आरओ से संबंधित है। आप अपनी हिंदी बुक परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सामान्य हिंदी की पुस्तक परचेज कर सकते हैं। प्री मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। या मैंने आपको अच्छे से यह पुस्तक मैंने देखा पढ़ा है, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें रखा गया है। तो आप सभी अगर चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं दोस्त। आगे दोस्त बात किया जाए एनसीईआरटी का जो मानक है, मानक की बात करें तो मान के एनसीईआरटी ने मानक बनाया कि भैया 36 मिनट का कितना होगा, टोटल 36 मिनट का होगा जो माइक्रो टीचिंग है। अगर आपसे पूछे जाए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे बनाया गया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जब इसे बनाया गया था तो कितने मिनट का था, तो आप कहेंगे भैया उस समय अमेरिका में बात करें, अमेरिका में माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है, तो आप कहते हैं 45 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 45 मिनट का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और भारतीय प्रतिमान में अगर आपसे पूछेगा या एनसीईआरटी के द्वारा जो तैयार किया गया है उसका टाइम कितने मिनट का होता, तो आप कहते हैं भैया
36 मिनट का। कितने मिनट का? 36 मिनट का होता है। तो जो योजना वाला है, योजना आप घर से बना के ले आते हो, जो पढ़ाना होता है वो आप घर से बना के ले आते हो। जो शिक्षण करते हो पहले आप 6 मिनट का शिक्षण करोगे, फिर प्रतिपुष्टि कितने मिनट का होता है? आपका को 6 मिनट का होता है। पुनर्योजना कितने मिनट का होता है? तो आप कहते हो 12 मिनट का पुनर्योजना होता है। आपसे कोई कहे पुनर्शिक्षण कितने मिनट का होता है? तो आप कहते हो 6 मिनट का होता है। पुनर्प्रतिपुष्टि कितने मिनट का होगा? तो दोस्त आपका 6 मिनट। तो इसमें से पुनर्योजना वाला पार्ट की बात करें, जब पुनर्योजना आपको बनाना होगा तो यहाँ पर 12 मिनट हो जाता है। इस बात को ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुनर्योजना कितने मिनट का होता है। अगर टोटल हम ऐड करें तो टोटल जब ऐड कर देंगे तो आपका 36 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा? 36 मिनट आएगा। और यह 36 मिनट होता तो योजना आप घर से बना के ले आते हो, जिसमें से शिक्षण अगर आपसे पूछ ले कितने मिनट का तो आप कहो 6 मिनट का, पुनर्योजना आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे 12 मिनट का। यह चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जामिनर चीजें पूछता है। आगे दोस्त हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या तो आपने सीख लिया है तो या तो भारतीय, अगर अमेरिका में पूछेगा तो आप 45 ही मिनट बताओगे, ठीक है। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट को पहले माइक्रो टीचिंग वाली चीजें बता देते हैं। माइक्रो टीचिंग का जो भारतीय प्रतिमान में बात किया जाए तो कितना मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। अमेरिका में 45 मिनट का होता है। इसे इसके जनक कौन बोले जाते हैं? कई बार पूछा गया, डब्ल्यू एलन के द्वारा इसके जनक बोले जाते हैं। भारत में इसके जनक तो बी के पासी जी हैं। और भारत में सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? तो आपके डी तिवारी थे। उसी प्रकार अमेरिका में सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? कीथ इस्टीसन ब्रूस के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे हम समझ लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्त आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, प्रतिपुष्टि होता है, शिक्षण होता है, पुनर्योजना बनाना होता है या प्रस्तावना होता है। जी बताएंगे इसमें से क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है तो चक्र कौन सा सबसे पहले आता है? तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कौन सा चक्र आता है। तो मैंने आपको बताया था चक्र की बात करें तो कितने चक्र हैं? 6 चक्र होते हैं माइक्रो टीचिंग के। और जो सबसे पहला चक्र आएगा, सबसे पहले चक्र योजना बनाना आता है। क्या होता है? योजना बनाना। देखिए याद कर लीजिए, मैं इसी वजह से लिख रहा हूं, मैं बोल भी सकता था योजना बनाना। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है शिक्षण करना। दूसरे पर क्या होता है? शिक्षण होता है। तीसरे पर क्या होता है? वह प्रतिपुष्टि ली जाती है। क्या ली जाती है? प्रतिपुष्टि ली जाती है। और प्रतिपुष्टि ली जाती है। आगे होता है, क्या होता है? पुनर्योजना बनानी होती है। क्या होती है? पुनर्योजना बनानी होती है। पुनर्योजना बोला जाता है। फिर क्या होता है? पुनर जो है पुनर्योजना होती है। पुनर्शिक्षण होगा। क्या होगा? पुनर्शिक्षण होगा। फिर से पुनर्शिक्षण होता है। और इसके बाद क्या लिया जाता है? पुनर्प्रतिपुष्टि दी जाती है। प्रतिपुष्टि दी जाती है। पुनर्प्रतिपुष्टि दी जाती है। इसे आप ध्यान देंगे। यह 6 आपके चक्र हैं। कितने हैं? 6 आपके चक्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं दोस्त। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है। आगे दोस्त बात करें, जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है ही नहीं? कौन इसमें शिक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है? डब्ल्यू एलन, ब्रूस या डेविड ह्यूम या एचिसन। तो मैंने बताया था ब्रूस और एचिसन क्या थे, शुरुआत की थी इन्होंने माइक्रो टीचिंग की। और डब्ल्यू एलन भी माइक्रो टीचिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें बात किया डेविड जो ह्यूम है, ये शिक्षण के पार्ट से नहीं जुड़े हैं। और यह क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। यह क्वेश्चन में आपके पेपर में आया हुआ है दोस्त। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। जो आपका जूनियर का पेपर हुआ था, यूपी टेट जूनियर का पेपर, यूपी टेट जूनियर का पेपर कब हुआ था? जो आपका 18 नवंबर 2018 को हुआ था। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे आगे। 3rd नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पेपर जूनियर के यूपी टेट जूनियर के पेपर में आया है। यूपी टेट जूनियर के पेपर में, और जूनियर के पेपर में 2019 के पेपर में पूछा गया है। यूपी टेट 2019 के जी, ठीक है, जूनियर के। मूल्यांकन शिक्षण या वास्तविक शिक्षण या अनुश्रेणीय शिक्षण या क्या रखा है? प्रभावशाली शिक्षण। तो कहेंगे इसमें सूक्ष्म शिक्षण क्या है जी, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो क्या होगा इसमें से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलियन होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट का
40 मिनट का, 45 मिनट का या 30 मिनट का? तो मैंने आपको बताया भारतीय प्रतिमान में, भारतीय प्रतिमान किसके द्वारा तैयार किया गया है? वह तैयार किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। और उसके साथ साथ बीके पासी जी मिले हुए थे। बीके पासी जो इंदौर विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? जो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान तैयार किया। और उन्होंने बताया कि भाई साहब यह कितने मिनट का होगा? 36 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 36 मिनट का। और मैंने यह भी क्वेश्चन आपको बताया था यूपी टेट प्राइमरी के पेपर में, यूपी टेट प्राइमरी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट प्राइमरी 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्त, वह आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्त। तो यार इस तरीके से बात करें तो आपके सामने जो मैंने आज की क्लास में सीखा और समझा, वह यह सीखा और समझा कि क्या होती है सूक्ष्म शिक्षण के सूत्र, क्या होते हैं कि माइक्रो टीचिंग, क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो इस बात किया जाए तो किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी, इस पर हम सभी ने कोशिश किया जानने की कि एग्जाम में एग्जामिनर का मूड कैसे, तरीका, चीजें यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्त आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीख पाए होंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखते रहें। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार आप सभी क्लास एंड होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय अवश्य देंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।